हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल ईटीपी नॉलेज शेयर में। यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं ईटीपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, डब्ल्यूटीपी क्या होता है। इसमें यूज होने वाले टर्मिनोलॉजी जैसे ट्रीटमेंट क्या होते हैं, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, टर्सरी ट्रीटमेंट क्या होता है, आरओ क्या होता है, यूएफ क्या होता है, एमबीआर क्या होता है, एमई क्या होता है, जेडएलडी ट्रीटमेंट सिस्टम क्या होते हैं, पीपीएम डोज क्या होते हैं, परसेंटेज सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं, केजी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफएम रेशियो क्या होता है। तो आइए अब हम लोग वन बाय वन टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं और चलिए हम लोग साथ में देखते हैं ईटीपी नॉलेज शेयर के अंतर्गत अगला टॉपिक क्या है। धन्यवाद। करने जा रहे हैं ना, ये इन्वायरमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी लोग इन्वायरमेंट फील्ड में काम करते हैं वो चाहे ऑपरेशन कितना भी अच्छा कर ले, सिस्टम को कितना भी अच्छा चला ले, लेकिन अगर उनको रूल रेगुलेशंस के बारे में, इन्वायरमेंटल कंप्लायंस के बारे में पता नहीं है तो समझिए उनका इन्वायरमेंटल ज्ञान अधूरा है। सही है? सही है सर। क्योंकि इसके बिना आपको पता ही नहीं है कि हमको कौन सा पानी कहाँ छोड़ना है, हमको किस लेवल तक ट्रीटमेंट करना है और सिस्टम को कैसे चलाना है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे देखें, क्या होता है कि जब घर में बच्चे बदमाशी करते हैं तो मम्मी क्या बोलती है कि भाई पढ़ने बैठ जाओ या ये काम करो, नहीं तो मैं पापा को बोल दूंगी। बोलूं क्या? तो वो बच्चा क्या है, उस डर से वो काम करने लगता है, यानी जो मम्मी बोलती है वो काम वो करने लगता है। आप उसी तरह से देखिए, अगर जिस घर में फादर नहीं होते हैं अक्सर वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। उनको क्या है, पेरेंटल कंट्रोल नहीं मिलता है और वो बच्चा अपनी मनमानी करने लगते हैं। फिर उनको क्या करना है, बाहर घूमना, किसी के साथ झगड़ा कर लेना, मारामारी कर लेना या कोई भी गलत काम करना हो तो वो क्या है, ज्यादातर वैसे बच्चे कर लेते हैं क्योंकि मम्मी का उतना डर नहीं होता है जितना फादर का होता है। राइट? तो इसी तरह से क्या हुआ, जब हम लोग जब क्या बोलते हैं डेवलपमेंट कंडीशन में आए, जब हमारा विकास हुआ, जब मानव क्या हुआ, विकासवादी सिद्धांत पे आगे बढ़ता चला गया और धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट में कैसे आया, पहले धीरे धीरे क्या, पहले तो तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है? तो सबसे पहले तो रोटी की व्यवस्था लोग करते थे। कैसे? तो जंगल में शिकार कर लेते थे, कहीं से भी करके अपना खाने पीने का व्यवस्था कर लेते थे। कपड़े के लिए क्या भैया, तो वो पत्तों की जो छाल होते थे, पेड़ के छाल, पत्ते, इस तरह से कपड़े के तौर पे उसको पहन लेते थे। ठीक है? और रहने के लिए उस समय कोई ठिकाना नहीं था, जंगल में कहीं भी झोपड़ा कुछ भी बना लिया पत्ते उत्ते से और रहने लगे। बाद में मानव का जब डेवलपमेंट हुआ तो उसे लगा कि नहीं, ये जीवन सही नहीं है। हमें आज तो चलो खाना मिल गया, कल को मिले ना मिले इसका क्या। तो जंगल में क्या है, हर समय शिकार तो मिलता नहीं था, कभी मिला कभी नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, अपने लिए कृषि यानी खेती करना शुरू कर दिया। और खेती करने से क्या हुआ कि उसके पास अनाज की पैदावार होने लगी और वो क्या है, खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। अपना खाने पीने का इंतजाम वो आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी वो अपने खाने पीने का इंतजाम करने लगा। ठीक है? अब उसके बाद क्या हुआ भाई, तो घर की व्यवस्था, उसके लिए क्या चाहिए, तो घर चाहिए। तो घर के लिए उसने क्या किया, जो पेड़ पौधे लकड़ियां काट के उसने अपने लिए झोपड़ा बनाया। ठीक है? और उस तरह से उसने रहने का व्यवस्था की। जब खाने और रहने का व्यवस्था ठीक से हुआ तो फिर कपड़े का व्यवस्था। तो पहले तो पत्ते के छाल वाल पहन के रह लेते थे, अब क्या किए, जो छाल था, छाल को अब चीड़ के रेशा बनाने लगे और उस रेशे से अपना कपड़े की बुनाई करने लगे। ठीक है? तो इस तरह से तीनों कंडीशन फुलफिल हो गए, रोटी, कपड़ा और मकान।
तो अब क्या हुआ, अपने लिए तो किया, अब दूसरों के लिए भी चाहिए। तो भाई एक आदमी दूसरे के लिए कैसे करेगा? तो इस तरह से कमिटी बनी, ग्रुप बना, और 2 4 10 लोग मिलकर वो सब काम करना। तो इस तरह से क्या हुआ, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर मानव बढ़ने लगा। तो हुआ क्या भाई, कुछ लोग कुछ काम को स्पेसिफिक तरीके से करने लगे। जैसे कपड़े का जूट मिल, एक जूट मिल डाल दिया तो कपड़े का व्यवसाय बन गया, ठीक है, और उस तरीके से उसमें कपड़े बनने लगे। दवा के लिए अलग कंपनी बनने लगी। इसी तरह से अलग अलग सिस्टम में डेवलपमेंट होने लगा और धीरे धीरे इंडस्ट्री आने लगी। अब इंडस्ट्री तो आ गई, क्या हुआ, लोगों का विकास भी हुआ, सबको सब कुछ मिलने भी लगा। लेकिन इसका अब बैड इंपैक्ट क्या आया, इंडस्ट्रियां क्या करने लगी, पानी का यूज करने लगी। और पानी का जब यूज करने लगी तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें से वेस्ट जनरेट होने लगा। और वेस्ट जो जनरेट हुआ तो इंडस्ट्री क्या करने लगी, उस पानी को नदी में, नालों में, या तो जंगल में, या तो कहीं भी छोड़ देते। अब ये करने का नतीजा ये हुआ कि नदियां पॉल्यूटेड होने लगी, और नदियों के पॉल्यूट होने से जीव जंतु, जानवर, इवन मानव तक डेड होने लगे वो पानी पी के। क्योंकि पहले का ऐसा सिस्टम नहीं था कि ट्रीटमेंट किया और घर पे आपको पानी मिल गया। पहले लोग नदी तालाब का ही पानी पीते थे, मटका लेके जाते थे, बाल्टी लेके जाते थे, चाहे जैसे भी हो, वहां से पानी भर के लाते थे और वही पीते थे। जानवर के लिए भी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं थी, वो भी गए नदी में पानी पी लिया, अपना वापस आ गए। तो क्या है, ज्यादातर चारागाह था, लोग कहीं भी जानवर को छोड़ देते थे, जानवर चरते थे और जाके पानी वानी पी के आ जाते थे। लेकिन ये इंडस्ट्री के जब पॉल्यूशन करने के कारण ये पानी पीने से अब जानवर मरने लगे, ठीक है। विक्रम जी सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ। तो क्या हुआ, फिर आप कंटिन्यू रखो, माइक ऑन ही रखो। ओके ओके। तो क्या हुआ, वो जानवर मरने लगे। अब इसकी शिकायत जो है वो गवर्नमेंट को पहुंचने लगी कि भैया ये पानी पीने से जानवर मर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या है, इतनी जल्दी तो सुनती नहीं है। इधर एक शिकायत आया, फिर दूसरा शिकायत आया, फिर तीसरा शिकायत, ऐसे ही शिकायत होने लगे। और ये कब की बात है, ये जब 1970 के दशक की बात है। उस समय क्या डेवलपमेंट पूरे चरम पे पहुंचने लगा, माने बहुत सारी इंडस्ट्री खुलने लगी, सारे कल कारखाने, सभी जगह ये सब डेवलपमेंट होने लगा। और चूंकि कोई रूल रेगुलेशन था नहीं, तो जिसको भी जहां मर्जी वहां पानी छोड़ देता था, वहां पॉल्यूशन कर देता था। अब इस पे क्या हुआ, कंप्लेन हुआ। तो कंप्लेन के लिए क्या है, कोर्ट कचहरी तो मालूम ही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब उसकी भी कोर्ट में सुनवाई होने लगी, और लास्ट में मान लो 6 महीना, साल, 2 साल पे उसकी सुनवाई हुई। और जब फाइनल रिजल्ट की बारी आई तो पता चला कि ना कोई क्लॉज है, ना कोई लॉ है, ना कोई कानून है, इसका कोई नियम कानून है ही नहीं। अब इससे क्या है, जो पॉल्यूटर है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो छूट जाता है, उसने कुछ पैसे खिला दिए, सिस्टम से बाहर हो गया, फिर जैसे कहते हैं सब। तो इस तरह से क्या, लोगों में बहुत ही आक्रोश हो गया। फिर लोग क्या है, जन जुलूस निकालने लगे कि ये प्रदूषण से हमारे जानवर को क्षति हो रही है, हमारे घरों को क्षति हो रही है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही तुल पकड़ने लगा। और ये तुल कैसा पकड़ने लगा, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये जो सिस्टम पूरे वर्ल्ड लेवल पे चलने लगा, और हर जगह इंडस्ट्री डेवलपमेंट होने लगी, और इस तरह से वाटर पॉल्यूशन होने लगा। तो क्या हुआ, नेक्स्ट में क्या आया कि पूरे वर्ल्ड ने मिलकर एक सबमिट किया इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है। और वो सबमिट हुआ 1972 में स्टॉकहोम में, ठीक है, जो स्वीडन में है। तो वहां पे 13 देशों ने भाग लिया, और उसमें इंडिया से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय, जिन्होंने वहां भाग लिया। और वहां सभी देशों ने अपने अपने तरफ से एक, समझिए, एक कसम, एक सौगंध लिया कि हम इन्वायरमेंट के लिए कुछ करेंगे, और हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, जन जीवन को बचाएंगे, ठीक है। विक्रम जी, हेलो विक्रम जी, सुन पा रहे हैं?
तो क्या हुआ कि भाई इंदिरा गांधी ने भी अपने तरफ से एक कमिटमेंट किया कि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे और जन जीवन की रक्षा करेंगे। उन्होंने एक कमिटमेंट दिया, पॉवर्टी इज द बिग पॉल्यूटर, मतलब गरीबी क्या है, एक ऐसा अभिशाप है जो कि पॉल्यूशन को भी बढ़ावा देती है। मान लीजिए जिसको खाने नहाने के लिए ही कुछ ना हो तो वो क्या पॉल्यूशन का ध्यान रखेगा, मतलब वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। तो इन्होंने इस पॉइंट पे बहुत ही फोकस किया और ये बोला कि हम अपने देश में आके बहुत ही अच्छे तरीके से पॉल्यूशन पे काम करेंगे और इसका एक निवारण करेंगे। तो अब जब रिटर्न आए तो इनको लगा कि भाई अब हमने वहां तो कमिटमेंट कर दिया है, अब कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने गवर्नमेंट की कमेटी बनाई और फिर एक एक्ट ड्राफ्ट हुआ, ठीक है, जो कौन सा एक्ट था, 1972 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट आया, ठीक है। कब आया? 1972 में। और वो एक्ट जो है पार्लियामेंट से पास हुआ, यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद जो अपने प्रेसिडेंट के साइन से वो एक लॉ बन गया, यानी एक्ट बन गया। और उस एक्ट के तहत अब क्या हुआ, दो चीजें बनी। क्या बनी? सीपीसीबी, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन, ठीक है, और उसी के अंतर्गत एसपीसीबी का भी गठन हुआ, है ना। तो अब क्या हुआ, अब इसके तहत जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा था, अब इसके कंट्रोल के लिए क्या आ गया, एक्ट आ गया, लॉ आ गया। अब उसके तहत नियम कानून बने कि जो प्रदूषण हो रहा है, मतलब वाटर, अब वाटर इंडस्ट्री कैसी वाटर यूज करेगी और किस लिमिट तक का वाटर वो डिस्चार्ज करेगी, ठीक है, इसके सारे नॉर्म्स आ गए, उसके रूल रेगुलेशन आ गए। जैसे हम देखते हैं ना कि सीओडी की लिमिट कितनी है, 250 है, बीओडी की लिमिट कितनी है, 100 है। तो इस तरह से जो लिमिट है ना, वो लिमिट किसने, सीपीसीबी ने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ठीक है। अब क्या हुआ, इस कंडीशन में केवल क्या हो रहा था, केवल वाटर पे ही फोकस हो पा रहा। अब जो था ना, इंडस्ट्री चूंकि केवल वाटर पे तो चल नहीं रही है, वो तो एयर इमिशन भी करती है, ठीक है, स्मोक, धुआं सब निकालती है, व्हीकल से भी धुआं निकलते हैं। तो ये देखते देखते 1981 में फिर एक एक्ट आया, कौन सा आया, एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981, ठीक है, जो किसका आया, एयर पे बेस्ड था। अब क्या हुआ, अब सीपीसीबी को एक और पावर मिल गया और एक और काम मिल गया, कौन सा, वाटर के साथ साथ एयर का भी काम मिल गया, ठीक है। अब एयर कंट्रोल के लिए भी सीपीसीबी काम करने लगी और उसके तहत गाइडलाइन बनाने लगी, ठीक है ना। विक्रम जी, क्लियर क्लियर। अब देखो अब क्या हुआ, चलो अब इतना तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा, है ना, सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा, सब चल रहा था बहुत अच्छी तरह से। लेकिन अभी कुछ सालों में, यानी कब, 1984 में, मालूम है क्या हुआ था, किसी को पता है? सबसे बड़ी पॉल्यूशन के प्रति दुर्घटना हुई, ठीक है, कौन सी दुर्घटना हुई, हजार्ड हुआ, जिसको भोपाल गैस त्रासदी बोलते हैं, सही है, सही है। तो ये कब हुआ, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई और उसमें MIC गैस का रिसाव हुआ। क्या फुल फॉर्म है इसका, कोई बताएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ, जिसमें लगभग 3000 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। अब ये जो घटना थी ना, ये इंडियन गवर्नमेंट की नाक में दम कर दी
उसको समझो एक बड़ा ही झटका लगा, ठीक है, क्योंकि उस समय तक ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए कोई लॉ, कोई कानून नहीं था और ना ही कोई मिनिस्ट्री थी। जो मिनिस्ट्री थी वो कॉमन थी। अगर मान लो जैसे हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए स्पेशल एक मंत्री होते हैं, वो उसका देख रेख करते हैं ना। जैसे सेना की बात करें तो उसके लिए एक रक्षा मंत्रालय होता है, वो सब देख रेख करता है। लेकिन इन्वायरमेंट के कंट्रोल के लिए कोई भी मिनिस्ट्री नहीं थी, कोई कंट्रोल नहीं था, जो भी था वो कॉमन था, ठीक है। तो इस तरीके से उस पर अच्छी तरह से फोकस नहीं किया जा पा रहा और इस तरह की दुर्घटनाएं होने लगी। और ये जो बड़ी दुर्घटना हुई भोपाल गैस त्रासदी, इसने गवर्नमेंट की नींद उड़ा दी और रातों रात एक कमेटी का गठन हुआ और इस तरह से एक जो है ना डिवीजन क्रिएट हुआ, जिसका नाम क्या था, MOEF। एक मिनिस्ट्री क्रिएट हुई जिस मिनिस्ट्री का नाम था MOEF, ठीक है। और ये MOEF क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, जो आजकल हो गया MOEF-CC, जो कि क्लाइमेट चेंज को भी अब दिखाता है। तो ये जो डिवीजन बना, ये जो मिनिस्ट्री बनी, अब ये मिनिस्ट्री क्या कर रही है, अब समझ लो कि हमारे CPCB, GPCB, SPCB को एक माई बाप मिल गया, यानी उनका पहले पेरेंट कोई था नहीं, अब उनका बाप मिल गया, ठीक है। अब वो जो भी कंट्रोल होगा वो देखेगा। तो इनको जो भी बात बोलना होता था अपने बाबूजी के पास पहुंच जाते थे कि ये प्रॉब्लम हुआ है, इस इंडस्ट्री ने ये तरह का प्रॉब्लम किया है। तो क्या है, अब एक स्पेसिफिक मैन पावर, एक स्पेसिफिक एक पावर आ गया उनके पास, तो वो उस तरह से करने लगे। लेकिन अभी फिर भी इसमें कमी थी, क्योंकि खाली गार्जियन हो जाने से काम नहीं हो जाता। गार्जियन का काम है उसके रूल रेगुलेशन को बांट देना, काम को बांट देना, ताकि उस तरीके से काम हो पाए। जैसे सिंपल एक घर का उदाहरण लो, एक घर में अगर दो बहुएं हैं, एक बड़ी बहू एक छोटी बहू, अब काम कौन करे? अभी क्या है, दोनों सोई है, कोई उठ नहीं रहा है। चलो किसी ने उठ के झाड़ू लगा दिया, कोई पोंछा मारी, तो बोलती है कि भाई हम ये सब क्यों करें, उनको भी करना चाहिए। तो खाना बनते बनते पता चला कि 12 बजे, है ना। अब जो सासू माँ थी उनको बहुत आया गुस्सा, क्योंकि ससुर जी को खाना देना था, खाना मिला नहीं, खाने में लेट हो गया, घर में मच गया बवाल। तो सासू माँ ने क्या किया, एक लॉ लाया, क्या कि छोटी बहू को सबसे पहले सुबह उठना है और उसको झाड़ू लगाना है, पोंछा लगाना है और बर्तन धोना, ठीक है। उसको एक वर्क डिसाइड कर दिया गया। वैसे ही बड़ी बहू का क्या काम दिया कि भाई झाड़ू पोंछा हो जाएगा, इसके बाद आपको खाना बनाना, आपका काम रहेगा खाना बनाना, इसमें छोटी बहू आपका हेल्प करेगी बस। तो इस तरह से आप लोग दोनों आदमी मिलके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करोगे और सही से चलाओगे। तो उस दिन के बाद से क्या हुआ, घर का पूरा सिस्टम जो था एकदम परफेक्ट तरीके से टाइम टू टाइम काम होने लगा और सब कुछ चलने लगा। इसी तरह से जो इन्वायरमेंट के कंडीशन थे, चलो मिनिस्ट्री भी बन गई, लेकिन फिर भी उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो क्या है, एक स्पेशल लॉ लाया गया, स्पेशल एक्ट आया 1986 में। क्या नाम था उसका, कोई बताएगा? विक्रम जी? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। यस, कौन सा एक्ट आया? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको हम अम्ब्रेला लॉ भी बोलते हैं। ये अम्ब्रेला लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो अपने वाटर एक्ट 1974 वो भी इसके अंदर आ गया, एयर एक्ट 1981 वो भी इसके अंदर आ गया। इसके साथ साथ आपके सॉइल, नॉइज और बाकी चीजों का कोई भी तरह का पॉल्यूशन हो, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर हो गई, ठीक है। और इसको अब पावर, क्योंकि इस एक्ट के तहत मिनिस्ट्री को पावर मिला क्या करने का, नए रूल रेगुलेशन बनाने का। जो एक्ट बना है उस एक्ट के तहत अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में क्या क्या नॉर्म्स होंगे, क्या क्या उसके डिस्चार्ज कंडीशंस होंगे, इंडस्ट्री को क्या क्या परमिशन मिलना है,
उसके लिए सीटीई, सीटीओ, सीसीएंडए, ये सारी चीजें उसके अंदर कवर होने लगी। उसके लिए जो रूल रेगुलेशन चाहिए वो सारी चीजें बनने लगी। तथा जो सेफ्टी कंडीशन, अगर आप केमिकल हैंडलिंग कर रहे हैं तो उसके सेफ्टी के क्या क्या कंडीशंस होंगे, आपको प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, आपको वर्क के लिए एसओपी क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें जो 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ था उसके अंदर सभी चीजें कवर होने लगी। अब देखो, ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसी के तहत नोटिफिकेशन आया, और नोटिफिकेशन में क्या था कि अगर कोई नई इंडस्ट्री आ रही है सिस्टम में, कहीं भी आप लगा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ईसी लेना पड़ेगा, जिसको एनवायरमेंट क्लियरेंस बोलते हैं। ईसी लेना होगा, एनओसी लेना होगा, और ईसी और एनओसी लेने के लिए गाइडलाइन क्या आया, तो आपको ईआईए करवाना पड़ेगा और ईएमपी रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। यानी प्री मिटिगेशन, आप जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं उस इंडस्ट्री के कारण कितना पॉल्यूशन होगा, इसका पहले ही प्री कास्ट कर लेना है, और उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या मिटिगेशन करना है, उसके कंट्रोल के लिए क्या करना होगा। मान लीजिए अगर एक पेड़ हमारा क्या है 10 केजी कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कंपनी अगर 100 केजी कार्बन इमिशन कर रही है, तो हमको मालूम है कि हमको 10 पेड़ लगाने पड़ेंगे। इसी तरह आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री को एक कमिटमेंट, एक रूल दिया गया है कि आपकी जितनी भी एरिया है उसका 33% आपको फॉरेस्ट या तो पेड़ पौधे लगाने हैं, यानी ग्रीन फील्ड बनाना है, तभी आप इंडस्ट्री को चला पाए। तो ये सारे रूल रेगुलेशन, ये कंट्रोलिंग सिस्टम, ये सब कब से आया, 1986 का जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया उसके तहत ये सारी चीजों को, मतलब समझो सीपीसीबी, जीपीसीबी को क्या पावर मिल गया इस एक्ट के तहत, और इनको क्या है एक फादर यानी पेरेंट मिल गया, किसके रूप में, एमओएफ के रूप। तो अब क्या पॉल्यूशन पे फुल कंट्रोल होने लगा, ठीक है। और इसी में आगे चल के, चूंकि अब जो पॉल्यूटर्स हैं वो क्या करते हैं, कितना भी इंडिया या फिर अपनी जो बात करें तो कितने भी रूल रेगुलेशन बना लो फिर भी लोग क्या फॉलो नहीं करते। तो अब क्या रूल रेगुलेशन सब कुछ बन गए लेकिन वो फॉलो नहीं होता। तो इसको फॉलो करने के लिए एनजीटी का गठन हुआ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि अब क्या होते थे, जो पहले सिस्टम था कि भाई कोई भी केस हुआ तो जो सिंपल कोर्ट थे उसमें वो केस चलता था, और ये केस क्या है सालों 2 सालों तक चलता रहता था, तो इस तरह से उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता था। तो क्या है, इसी को खत्म करने के लिए 2010 में एनजीटी का गठन हुआ, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी ये सुनवाई करती है, और विद इन 6 मंथ के अंदर उसका वो रिपोर्ट और रिजल्ट निकाल के देती है। और इसके गाइडलाइन के थ्रू ही कोई भी अगर पॉल्यूटर है तो उसके ऊपर कितनी पेनाल्टी लगानी है, उसका इंप्रीजमेंट कितना होगा, ये सारी चीजें वहां क्लियर हो गई। तो अब लोगों के अंदर क्या डर होना चालू हुआ कि भाई अगर हम कोई गलती करेंगे, कोई भी अगर पॉल्यूशन करेंगे, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, तो एनजीटी क्या करेगी, हमको सजा दे सकती है, हमारे ऊपर पेनाल्टी लगा सकती है। तो एनजीटी ने फिर पावर किसको दे दिया, ये रूल रेगुलेशन के तहत सीपीसीबी, जीपीसीबी को ये पावर दे दिया कि आपको जाके इंडस्ट्री में चेक करना है कि कोई भी सिस्टम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, और इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और जीपीसीबी या सीपीसीबी उसको बताएगी कि भाई ये प्रॉब्लम इसने किया है और ये पॉल्यूटर है, फिर उसका केस चलेगा और उसके ऊपर पेनाल्टी और उसके ऊपर जो भी रहेगा वो इंप्रीजमेंट वो किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो रही इन्वायरमेंट की पूरी कहानी, ये समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अब अपने 1 by 1 टॉपिक पे।